चांद पर जादुई खिलौने की खेती। बारिश हो रही होती है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार एक झोपड़ी के अंदर बारिश के पानी को अंदर आने से रोक रहा होता है। बारिश का पानी उनकी छत से अंदर टपक रहा होता है। अजी, छत से पानी टपक रहा है, अब हम क्या करें? अरे क्या कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पानी टपक रहा है वहाँ वहाँ आप बर्तन लगा दो। राधा और भूपेंद्र दोनों पति पत्नी छत से टपक रहे पानी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। साथ ही उनके दो बच्चे राजू और रूपा उनकी मदद करने लगते हैं। तभी राजू अपनी माँ से कहता है, माँ, हमारे पास बड़ा बंगला क्यों नहीं है? मेरे दोस्त राहुल के पिता के पास तो बहुत बड़ा बंगला है। क्योंकि तुम्हारे दोस्त के पिता अमीर हैं और हम गरीब हैं बेटा। जरा मुझे वो बाल्टी उठा कर दो। राजू अपनी माँ राधा को बाल्टी उठाकर दे देता है, जिसके बाद राधा उस बाल्टी को वहां लगा देती है जहां से पानी टपक रहा होता है। जैसे तैसे वो रात गुजारते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के सभी बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। राजू और रूपा उन बच्चों को स्कूल जाते देख अपनी माँ से कहते हैं, माँ, मुझे भी पढ़ने का मन करता है, आप हमें भी स्कूल में डाल दो। बच्चों, अभी तुम्हारे पिताजी इतने पैसे नहीं कमा पाते कि हम तुम्हें स्कूल भेजें। अपनी माँ की ये बात सुनकर रूपा और राजू दोनों मायूस हो जाते हैं। शाम को राधा अपने दोनों बच्चों के साथ सब्जी मंडी जाती है, जहाँ राजू को एक दुकान में खिलौने दिखाई देते हैं। अरे वाह माँ, देखो कितने प्यारे प्यारे खिलौने हैं यहाँ। माँ, हमें खिलौने दिलवा दो। माँ, वो कितनी प्यारी डॉल है, दिलवा दो मुझे वो डॉल चाहिए माँ। बच्चों, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पिताजी जब खूब सारे पैसे लेकर आएंगे तब मैं तुम्हें खिलौने दिलवाऊंगी, ठीक है? नहीं नहीं, हमें खिलौने अभी चाहिए। हाँ माँ, हमें खिलौने चाहिए, हमें खिलौने दिलाओ ना माँ। राजू रूपा दोनों मिलकर राधा के सामने जिद करने लगते हैं, लेकिन राधा के पास इतने पैसे होते ही नहीं कि वो अपने बच्चों को खिलौने दिलवा सके। इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में दोनों को एक एक थप्पड़ मार देती है। मैंने कहा ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम दोनों को मेरी एक बात समझ क्यों नहीं आती? अब चुपचाप घर चलो, अगली बार से मैं तुम्हें कभी बाहर लेकर ही नहीं आऊंगी। राधा उन दोनों को घर ले आती है, जिसके बाद वो दोनों बिना कुछ खाए ही सो जाते हैं। शाम को जब भूपेंद्र काम पर से वापस घर लौटता है तो राधा रोते हुए उससे कहती है, ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैं अपनी गरीबी के चलते अपने दोनों बच्चों को इस तरह गरीबी में जूझते हुए नहीं देख सकती। अरे लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? जितना मैं कमाता हूँ उतने में हमारा सिर्फ खाने पीने का ही हो पाता है। कल से मैं भी काम पर जाया करूंगी। कुछ पैसे कमाऊंगी तो अपने बच्चों की कुछ ख्वाहिशें पूरी कर सकूंगी। दोनों पति पत्नी खाना खा पी कर सो जाते हैं। तभी राजू और रूपा की आंखें खुलती हैं। राजू, चारों तरफ अंधेरा क्यों है? पता नहीं, मुझे तो डर लग रहा है यहाँ। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। रूपा और राजू दोनों घर से बाहर निकलकर आ जाते हैं। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं, वो चांद के ऊपर होते हैं। उनके चारों तरफ बड़े बड़े सितारे टिमटिमा रहे होते हैं। आकाश बहुत बड़ा और खुला नजर आता है। चारों तरफ छोटे छोटे बादल होते हैं। चांद भी चांदी की तरह चमक रहा होता है, जिसे देखकर रूपा और राजू बहुत खुश होते हैं। अरे वाह रूपा, देखो हम तो चांद पर पहुँच गए। चलो यहाँ की सैर करते हैं। राजू और रूपा वहां के बादलों पर बैठकर चांद की सैर करने लगते हैं। बादलों पर बैठकर वो यहाँ से वहां उड़ते हैं और आसमान में टिमटिमाते तारों से छूते हैं। देखते ही देखते वो चांद के ऊपर एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ खिलौने की खेती होती है। अरे रूपा, देखो कितने सारे खिलौने हैं यहाँ पर। हमारी दुनिया में तो अनाज, गेहूँ और सब्जियों की खेती होती है, लेकिन यहाँ पर तो खिलौनों की खेती है। हाँ, तुमने सही कहा। और देखो, ये तो वही डॉल है जो मैंने उस दिन दुकान पर देखी थी। मुझे ये डॉल चाहिए। हाँ, और ये वाली कार तो देखो कितनी बड़ी है। अगर मैं इसमें बैठकर घूमूंगा तो कितना मजा आएगा। राजू जैसे ही उस कार को छूता है, वो अचानक से परी में बदल जाती है, जिसके बाद परी वहाँ से उड़कर गायब हो जाती है। अरे, ये कार अचानक से परी में कैसे बदल गई और ये परी कहाँ चली गई? वहीं रूपा भी जब अपनी डॉल को उठाती है तो वो भी एक परी में बदल जाती है, जिसके बाद वो परी भी वहाँ से चली जाती है। एक एक करके वो दोनों सभी खिलौने को छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके स्पर्श करते ही वो सभी खिलौने परी में बदल जाते हैं। हमारे माता पिता ने कभी हमें खिलौने नहीं दिलाए और
यहाँ हमें खिलौने मिले तो ये खिलौने परी में बदल गए। अब हम कैसे खेलेंगे? शायद ये परी हमें खिलौना देना ही नहीं चाहती। चलो हम यहाँ से चलते हैं। तभी वहाँ पर एक परी आती है और उन दोनों से कहती है, रुको, कहीं मत जाओ। मैं तुम्हारे लिए यहाँ का सबसे अनोखा खिलौना लेकर आई हूँ। तुम इसे अपने साथ ले जाओ और इससे खेल लेना। परी उन्हें खिलौने में एक जोकर दे ही रही होती है कि तभी उन्हें उनकी माँ राधा की आवाज आती है। अरे राजू, रूपा, तुम दोनों अभी तक सो रहे हो? जल्दी से उठो। राजू और रूपा दोनों सपने से जागते हैं और अपनी माँ को देखकर कहते हैं, हम तो चांद पर थे, वहाँ खिलौनों की खेती भी थी। क्या कहा? तुम भी चांद पर थी? यानी कि तुम्हें भी वही सपना आया जो मैंने देखा? राजू रूपा को एक जैसा सपना आता है, जिसके बाद राधा उन दोनों से कहती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। देखो राजू, रूपा, आज से मैं बाहर काम करने जाया करूंगी और जो पैसे कमाऊंगी उनसे तुम्हारे लिए खिलौने भी लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर राधा अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजू और रूपा खेलने के लिए अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं। उनके सभी दोस्तों के पास उनके खुद के खिलौने होते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। काश हमारे पास कोई जादू होता जिससे हम अपने खिलौने बना सकते। अगर मेरे पास जादू होता तो मैं जादू से बहुत सारे खिलौने बनाती और सबको फ्री में भी देती। राजू और रूपा दोनों अपने दोस्तों के खिलौने से खेलने के लिए कहते हैं, लेकिन उनके दोस्त उन्हें खिलौने ही नहीं देते, जिसके बाद वे दोनों मायूस होकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। जंगल में चलते चलते उनके सामने एक परी आती है जो उन्हें सपने में मिली थी। अरे ये तो वही परी है जो मुझे सपने में दिखी थी। हाँ हाँ, मैं वही परी हूँ। मैं चांद से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। ये लो, मैं चांद से तुम्हारे लिए जादुई खिलौना लेकर आई हूँ। इससे तुम अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो। परी उन दोनों को एक जादुई जोकर का खिलौना देकर चली जाती है, जिसके बाद वो उस जादुई जोकर के खिलौने को अपने साथ अपने घर ले आते हैं। चलो इस खिलौने से अपने लिए कुछ मांगते हैं। जादुई खिलौने, मुझे एक रिमोट कंट्रोल कार चाहिए। राजू के इतना कहते ही उसके सामने एक रिमोट कंट्रोल कार प्रकट हो जाती है। मुझे एक बहुत प्यारी और सुंदर डॉल चाहिए। रूपा के इतना कहते ही उसके सामने एक सुंदर सी डॉल प्रकट हो जाती है। देखते ही देखते वो दोनों जादुई खिलौने से बहुत सारे खिलौने मांग लेते हैं। शाम होते होते जब राधा और भूपेंद्र घर लौटते हैं तो वो अपने घर में इतने सारे खिलौने देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे बच्चों, ये इतने सारे खिलौने कहाँ से आए? अरे मुझे तो अपना घर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा घर कोई खिलौने की दुकान बन गया हो। रूपा और राजू अपने माता पिता को जादुई खिलौने के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर उन्हें विश्वास नहीं होता। तभी भूपेंद्र जादुई खिलौने से कहता है, ए जादुई खिलौने, हमारा ये टूटा फूटा घर एक बहुत बड़े और शानदार घर में बदल जाए। उसके इतना कहते ही उनकी टूटी फूटी झोपड़ी शानदार घर में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई खिलौना है। उस दिन के बाद से उन्हें कोई भी चीज की जरूरत पड़ती तो वो जादुई खिलौने से मांग लेते। अब भूपेंद्र और राधा जादुई खिलौने की मदद से एक बहुत बड़ी खिलौने की दुकान खोलते हैं, जिसके चलते उनका घर अच्छा खासा चलने लगता है और उनकी सभी परेशानी दूर हो जाती हैं। अब राजू और रूपा दोनों दूसरे बच्चों की तरह स्कूल भी जाने लगते हैं। उन दोनों की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। बाबा, आज फिर से नंदू के पिता ने उसे एक प्यारा सा खिलौना दिलाया और वो खिलौना एक रिमोट से चलता है। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन मैं भी मेरे प्यारे राजकुमार के लिए एक अच्छा सा खिलौना लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ढेर सारी मेहनत करनी होगी। मैं जानता हूँ पिताजी, आप मेरे लिए एक बहुत प्यारा खिलौना लेकर आओगे और वो खिलौना बहुत प्यारा होगा क्योंकि वो खिलौना आपने मुझे दिया होगा। चलो बेटा, अब खाना खाकर सो जाओ। राजू खाना खाकर सो जाता है, जिसके बाद वो बहुत गहरी नींद में पहुंच जाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है वो नींद से जागता है तो वो अपने पिता को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। पिताजी, पिताजी, कहाँ हो आप? कहीं दिख क्यों नहीं रहे हो? तभी घर के बाहर से एक आवाज आती है। अरे बेटा, बाहर आ जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। जैसे ही राजू अपने घर से बाहर कदम रखता है, बाहर उसे बहुत बड़ी सोने के खिलौने की मार्केट दिखाई पड़ती है,
जहाँ ढेर सारे खिलौने होते हैं और वो भी सोने के होते हैं। अरे वाह, ये कैसे हुआ? हमारा गांव एक सोने के खिलौने की मार्केट में कैसे बदल गया? मैंने कहा था ना बेटा, तुम्हें एक दिन बहुत सारे सुंदर सुंदर खिलौने दूंगा। देखो, जो तुम्हें खिलौना पसंद हो तुम उसके साथ खेल सकते हो। तभी राजू की नजर एक बड़े से हेलीकॉप्टर पर पड़ती है। वो हेलीकॉप्टर बहुत बड़ा और सोने का होता है। उसका रिमोट कंट्रोल भी होता है। राजू सबसे पहले उसी हेलीकॉप्टर के पास जाता है। अरे वाह पिताजी, देखो तो सही, कितना बड़ा हेलीकॉप्टर है और वो भी सोने का। पिताजी, मुझे इसके अंदर बैठकर सैर करनी है। क्यों नहीं बेटा, तुम्हें जो खिलौना चाहिए तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। चलो, मैं तुम्हें इस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा देता हूँ। उसके बाद इस हेलीकॉप्टर को मैं रिमोट कंट्रोल से उड़ाऊंगा। ऐसा कहकर बल्लू राजू को सोने के हेलीकॉप्टर में बिठा देता है, जिसके बाद वो रिमोट कंट्रोल से हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगता है। राजू हेलीकॉप्टर में बैठकर बहुत खुश होता है। अरे वाह पिताजी, इस सोने के हेलीकॉप्टर में बैठकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवाओं से बात कर रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है पिताजी। अब तुम्हारे पास बहुत सारे खिलौने हैं, तुम आराम से इनके साथ खेल सकते हो। राजू वहाँ सोने की मार्केट से हर एक सोने का खिलौना उठाता है और उसके साथ खेलने लगता है। कुछ ही देर बाद राजू को कुछ अच्छा सा नहीं लगता, जिसके बाद वो अपने पिता बल्लू के पास आता है और उनसे कहता है, पिताजी पिताजी, मैं और अकेला अब नहीं खेल सकता। मुझे मेरे दोस्तों की जरूरत है। मैं अपने दोस्तों के साथ इन खिलौने से खेलूंगा। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये कोई मामूली खिलौने नहीं हैं, ये तो सोने के खिलौने हैं और तुम इन खिलौने से किसी के साथ बैठकर नहीं खेल सकते। लेकिन ऐसा क्यों पिताजी? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ, अकेले मेरा मन नहीं लग रहा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे दोस्तों को यहाँ लाने की पूरी कोशिश करूंगा। इतने में तुम खेलो, मैं तुम्हारे दोस्तों को लेकर आता हूँ। ये सुनने के बाद राजू बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो सोने की मार्केट से अलग अलग प्रकार के खिलौने उठाता है और उनके साथ खेलने लगता है। जिसके बाद वो अपने पिता का इंतजार करने लगता है। पिताजी, जब मेरे दोस्तों को लेकर आओगे तो मैं उन्हें अपने सोने के नए नए खिलौने दिखाऊंगा, जैसे वो मुझे चिढ़ाया करते थे। लेकिन मैं उन्हें चिढ़ाऊंगा नहीं, मैं उन्हें अपने नए नए खिलौने खेलने के लिए दूंगा। तभी राजू के पिता उसके सभी दोस्तों को लेकर आ जाते हैं। जैसे ही राजू की नजर उसके दोस्तों पर पड़ती है, वो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, क्या नंदू, सूरज, मुन्नू, तुम सब आ गए। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अरे सूरज, ये तो पूरे सोने के खिलौने की मार्केट है। तू इतनी बड़ी मार्केट में अकेला यहाँ क्या कर रहा है? अरे वाह, देखो यहाँ पर तो हवाई जहाज भी है और वो भी सोने का। इतनी बड़ी मार्केट, ये मार्केट आखिर कहाँ से आई? अरे ये सब छोड़ो, पहले राजू भाई मुझे ये बताओ कि हम इन सोने के खिलौने से खेल सकते हैं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये सब खिलौने हम सभी के लिए हैं। चलो चलो खेलो और जो तुम्हारा मन करे वो खिलौने इस्तेमाल करो। राजू, मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी भी अपने खिलौने को हाथ भी नहीं लगाने दिया। मुझे आज अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे खिलौने तो सोने के हैं, लेकिन फिर भी तुमने मुझे इन खिलौने से खेलने की इजाजत दी। अरे नंदू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे यार, तुम मेरे दोस्त हो। अगर मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा तो फिर किसको खिलाऊंगा? चलो हम दोनों मिलकर इन सोने के खिलौने से खेलते हैं। राजू, सूरज, नंदू, मुन्नू, वो चारों बहुत खुश होते हैं और एक साथ खिलौने से खेलने लगते हैं। कोई बॉल से खेलता तो कोई सोने के ट्रक के ऊपर बैठकर उससे खेलता, तो कोई हेलीकॉप्टर में बैठकर हवा में उड़ता। ऐसे वो चारों के चारों बहुत मजे करते हैं। तभी राजू को एक आवाज आती है। अरे राजू बेटा, उठो उठो। अरे बेटा, तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो गया है। तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? उठो बेटा राजू। जैसे ही राजू नींद से जागता है, वो यहाँ वहाँ अपने चारों तरफ देखता है। जिसके बाद वो अपने पिता बल्लू की तरफ देखकर उनसे कहता है, अरे पिताजी, ये क्या, आपने तो मुझे नींद से जगा दिया। अरे मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था।
मैंने सपने में देखा कि मेरे पास एक सोने के खिलौने की मार्केट है और वो पूरी मार्केट मेरी है, मेरी। अरे बेटा, मुझे लगता है कि रात के समय तुम कुछ ज्यादा ही खिलौने के बारे में सोच रहे थे। अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम जितना सोचते हैं वही चीज हमारे सपने में भी आ जाती है। नहीं पिताजी, वो सब हकीकत था। और आपको पता है, मेरे सपने में आप भी थे। आप मेरे सभी दोस्तों को भी लेकर आए थे। मैं अपने सभी दोस्तों के साथ सपने के अंदर खेल रहा था। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो ये छोड़ो, अब स्कूल जाने की तैयारी करो। वैसे आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ पैसे तुम्हारे खिलौने के लिए जोड़ सकूं। इतना कहकर बल्लू राजू को उठाता है और उसे स्कूल के लिए तैयार करने लगता है। जैसे राजू स्कूल के लिए तैयार हो जाता है, बल्लू उसे स्कूल छोड़ने के लिए ले जाने लगता है। जैसे ही बल्लू घर का दरवाजा खोलता है और वो दोनों अपने घर की दहलीज से जमीन पर पैर रखते हैं, उनके आसपास की सारी जगह एक सोने के खिलौने की मार्केट में बदल जाती हैं, जिसे देखते ही बल्लू बहुत हैरान हो जाता है। अरे ये क्या? ये तो सच में एक सोने के खिलौने की मार्केट है। मुझे नहीं पता था कि सपने हकीकत में बदलते हैं। आज ये सब देखकर मुझे विश्वास हो गया कि सपने भी हकीकत में बदल सकते हैं। देखा पिताजी, मैंने कहा था ना कि मैंने सोने के खिलौने की मार्केट अपने सपने में देखी थी। ये वही सोने के खिलौने की मार्केट है। राजू सोने के खिलौने की मार्केट में बहुत खुश होकर खेलने लगता है, जिसके बाद बल्लू के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे क्यों ना मैं इन सोने के खिलौने को गांव वालों को बेचना शुरू कर दूं। इससे हमें पैसे भी मिल जाएंगे और हमारा घर भी चल जाएगा। बल्लू सोने के खिलौने की मार्केट से खिलौने ले जाकर गांव में बेच देता है, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। धीरे धीरे वो अमीर होने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। सोनगढ़ गांव में रहने वाली त्रिवेणी की 3 बहुएं थीं। तीनों बहुओं का रंग बेहद ही काला था, जिस कारण त्रिवेणी उन्हें देखकर कुड़कुड़ाती रहती थी। कमाल है, सवेरे के 10 बज गए। जाने ये शन्नो चाय बना रही है या बीरबल की खिचड़ी। अरियो शन्नो रानी, चाय मिलेगी या आज मुझ पुड़िया का दिन सूखे सूखे ही बिसरेगा। त्रिवेणी ऐसा कह ही रही थी कि उसकी बहू काजल चाय का कप बढ़ाती हुई बोलती है। ये लीजिए माँ जी, चाय। अपनी काली बहू को देखते ही त्रिवेणी बेबाक सा मुंह बनाकर बोलती है। बेड़ा गर्क हो इस बेरन बला का। सवेरे सवेरे अपना काला थोबड़ा लेकर चली आई। अब तो पूरा दिन घनघोर ग्रहण में बदल जाएगा। मैंने शन्नो को बुलाया था। माँ जी, शन्नो ने सवेरे फोन पर बताया था कि आज वो नहीं आएगी। मैंने भी एकदम नापे तुले हाथ से चाय बनाई है, जैसी आपको पसंद है। अरे इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए मेरे, जो मैं तुझ काली कमली के हाथ से बनी चाय पीऊं। जाने तुम तीनों कलमोहीन के बाप ने ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई मेरे पति को, जो उन्होंने मेरे चांद से बेटों की तुम काली स्याह से शादी कर दी। न सर से पांव तक कोयले की खान, ऊपर से चितका बड़ा चेहरा। अरे शक्ल अकल कहीं से भी तुम तीनों मेरे बेटों से मेल नहीं खाती। इतना सब कुछ सुनकर काजल की आंखों से आंसू छलक जाता है और वो बिलखती हुई रसोई घर में चली जाती है। जाके किसी कोने को पकड़ कर रो। क्या हुआ काजल, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं सावरी जीजी, फिर से सासू माँ के ताने बाने सुनकर आ रही हूँ। शांत हो जाओ काजल, हमारे चेहरे का पक्का रंग हमारे शादीशुदा जीवन के लिए जख्म बन गया है, जिसे माँ जी के कड़वे बोल आए दिन कुरेदने का काम करते हैं। अभी तीनों बहुएं बातें ही कर रही थीं कि अचानक से सांवरी के कमरे से अनिल की आवाज आती है। अरे सांवरी, कहाँ मर गई? जल्दी आ। जीजी, हम रसोई संभालती हैं, तुम जाओ, जेठ जी उखड़ी हुई लग रही हैं। सांवरी डरी सहमी हुई कमरे में बाहर आकर बोलती है। क्या हुआ अनिल, आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? आ गई कल मुही, चेहरे की काली कानों में भी जम गई है क्या? तेरे पिछले 5 मिनट से गला फाड़ रहा हूँ, जल्दी से मेरी नीली शर्ट खोज कर दे। सांवरी कप कपाते हुए हाथ से शर्ट खोजती है। कुछ देर बाद, अनिल, पूरी अलमारी छानबीन कर ली, आपकी शर्ट इसमें नहीं है। तेरे इस काले रंग ने पूरे कमरे को अंधेर नगरी में बदल रखा है। ऐसे में यही होगा, जाने कौन से कर्म किए थे जो तुझ जैसी काली बैरन मेरी बीवी बन गई। ये पहली दफा न था जब सांवरी को अनिल से ऐसा सुनना पड़ रहा था। इतना कुछ सुनाकर अनिल दफ्तर के लिए निकल जाता है और सांवरी अपनी सिसकियों को मन के भीतर समेट लेती है। समय गुजरता है, एक दिन की बात है। कहाँ हो मेरी काली बहुओं? जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, वो क्या है ना, कई घंटों से मैंने अपनी काली बहुओं की शक्ल नहीं देखी थी ना, इसीलिए बस। अपने काले कानों के पर्दे खोलकर सुनो।
ये पकड़ो पैसे और बाजार जाकर मेरे लिए फल और बनाने के लिए भाजी तरकारी ले आओ। और हाँ, खबरदार जो इस बार बैंगन लिए तो जैसा खुद का रंग है वैसी ही काली सब्जियां उठा लाती हो। हरी सब्जियां लाना। जी माँ जी। तीनों बहुएं झोला लिए बाजार आकर फल और सब्जियां खरीद लेती हैं। तभी लौटते वक्त बाजार के शुरुआती छोर में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मुल्तानी मिट्टी बेचते हुए बोलता है, जादुई मुल्तानी मिट्टी की माया, बदल दे काली छाया। जादुई मुल्तानी मिट्टी की माया, बदल दे काली काया। ये सुनकर तीनों काली बहुएं वहाँ आती हैं। काका, अभी आपने जो कहा वो सच है या महज एक मिथ्या? खरा सच है बेटी। जो भी इस जादुई मुल्तानी मिट्टी को अपने चेहरे पर लगाता है वो सुंदर हो जाता है। क्या सचमुच ही जादुई मुल्तानी मिट्टी है? कितना मोल है इसका? बेटी, जो मन चाहे दे दो। ये सुनकर तीनों बहुएं कुछ पैसे देकर मुल्तानी मिट्टी खरीद लेती हैं। तभी जाते वक्त मन को कहता है, सुनो बेटी, इस मुल्तानी मिट्टी को नित्य दिन लगाना, इसे तुम्हारे काले चेहरे की काया पलट होने लगेगी। मगर इसे किसी गलत हाथों में न पड़ने देना, वरना ये हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तीनों बहुएं उस जादुई मुल्तानी मिट्टी को लेकर घर चली आती हैं और देर रात तीनों काली बहुएं जादुई मुल्तानी मिट्टी को अपने चेहरे और हाथ पांव पर लगाकर उसके सूखने की बाट जोहती हैं। कुछ देर बाद वो आईने में खुद का खिला हुआ चेहरा देखकर दंग रह जाती हैं। अरे ये तो कमाल हो गया, हम तीनों के चेहरे सचमुच में एकदम से चमक दमक उठे। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि हम सचमुच में इतनी गोरी और सुंदर हो चुकी हैं। हाँ, उस काका का कथन सच निकला। इस जादुई मुल्तानी मिट्टी की बदौलत हम काली बहुओं का चेहरा बेहतर हो गया है। अगली सुबह तीनों बहुएं सज संवर कर अपनी सास के पास चाय लेकर आती हैं। ये लीजिए माँ जी, चाय। अरे, ये तुम्हारी अंधेर नगरी की काया कैसे बदल गई? कौन सा रूप मंत्र आजमाया है तीनों ने, ये बताओ जरा। वो माँ जी, दरअसल ये जादुई माँ जी जिज्जी जिन्न का जादू कहने की कोशिश कर रही हैं। वो क्या है कि हम तीनों घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर रहे थे, ये उसी का असर है। ऐसा बोलकर कामिनी जादुई मुल्तानी मिट्टी की बात को बदल देती है। समय गुजरता है। हर एक रात तीनों बहुएं जादुई मुल्तानी मिट्टी लगाया करती, जिससे उनका चेहरा एकदम शीशे के समान बदल चुका था। ये देखकर त्रिवेणी को अंदर ही अंदर अपनी तीनों बहुओं की सुंदर चेहरे से ईर्ष्या होने लगी। जाने ये तीनों बैरन बहू ऐसी भी कौन सा घरेलू नुस्खा आजमा रही हैं कि इनका चेहरा दिन पर दिन गुलाब की तरह खिलता जा रहा है और इनका काला रंग तो एकदम मैदे की तरह उजला हो गया है। कैसा रहेगा अगर इन तीनों के सुंदर चांद से चेहरे पर दाग बन जाए। उस सांझ जब तीनों बहुएं खाना बनाकर टेबल पर लगाती हैं, तब त्रिवेणी उनके बनाए खाने में जानबूझकर कमी निकालते हुए बोलती है, थू, अरे ये भी कोई खाना है? विधवासी दाल हल्दी का दूर दूर तक अता पता नहीं, और तो और ये अधपके चावल और रोटियों की तो दशा ही निराली है, कहीं से जले कहीं से पके। मगर माँ जी, हम तीनों ने तो एकदम रोजाना की तरह खाना बनाया है। हाँ माँ जी, हमने नपे तुले हाथों से तेल मसाला डाला है। तो तुम तीनों कहना चाहती हो कि मैं जानबूझकर कमी निकाल रही हूँ? ऐसा कहकर वो त्रिवेणी गर्मा गर्म दाल उनके चेहरे पर फेंक देती है, जिससे तीनों बहुएं छटपटाती हुई चीखती हैं। माँ, हमारा चेहरा। त्रिवेणी चालाकी से अपनी चाल को अंजाम देती है और कहती है, अब ये तीनों अपने जले चेहरे के दाग धब्बों को हटाने के लिए जो भी घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करेंगी उसका पता मुझे चल जाएगा। तीनों बहुएं रोती बिलखती हुई देर रात जादुई मुल्तानी मिट्टी की पोटली को खोलकर उसका लेप बनाकर अपने चेहरे पर लगाती हैं। खिड़की पर खड़ी त्रिवेणी ये सब देख लेती है। इसका मतलब इस जादुई मुल्तानी मिट्टी ने इन काली कपटी के मुखमंडल को बदला है। उस रात तीनों बहुएं के सो जाने के बाद त्रिवेणी उस मुल्तानी मिट्टी का लेप बनाकर अपने चेहरे पर लगाकर बोलती है, अब ये जादुई मुल्तानी मिट्टी मेरे रूप को स्वर्ग की मेनका में न बदले तो कहना, फिर मेरी तीनों बहुओं मेरे आगे पानी भरेंगी। कुछ देर बाद जब त्रिवेणी अपने चेहरे से उस मुल्तानी मिट्टी को हटाती है तो उसका चेहरा एकदम काला बेरंग बन चुका था। ये मेरा चेहरा, ये क्या बला है? आवाज सुनकर तीनों बहुएं त्रिवेणी के पास आती हैं। माँ जी, आपके चेहरे पर ये क्या हो गया? बहू, मैंने तुम तीनों से ज्यादा सुंदर होने की होड़ में वो जादुई मुल्तानी मिट्टी लगाई थी, मगर सब बिगड़ गया, कुछ करो। माँ जी शांत हो जाइए, ये जादुई मुल्तानी मिट्टी, माँ जी को माफ कर दो। अचानक त्रिवेणी का रूप पहले जैसा हो जाता है, जिसके साथ मुल्तानी जादुई मिट्टी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। माँ जी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो चुका है। बहू, तुम तीनों मुझे माफ कर दो, आज मेरे अकल के पर्दे खुल चुके हैं।
इंसानों की पहचान उसके तन की सुंदरता के आधार पर नहीं बल्कि मन की सुंदरता से होती है। इस तरह अंत में सास बहू के बीच सदा के लिए सम्मति स्थापित हो जाती है और वो एक ही छत के नीचे हंसी खुशी रहने लगती हैं।